वो दोनों ही बहुत भुक्कड़ थे। हर समय कुछ न कुछ खाया करते थे। जब खाना नहीं खाते तो इतनी शरारत करते कि उनके गरीब माता पिता के होश उड़ जाते थे। इसलिए माँ चंद्रिका हमेशा घर पर पापड़ और चकौड़ियाँ बनाकर रखा करती थी। रमेश कूली का काम किया करता था और चंद्रिका घरों में काम करती थी। इस तरह वो दोनों मिलकर जितना कमा पाते उसी में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। एक दिन टीचर शारदा जब कक्षा में पढ़ा रही थी, तब बालू चर चर करते हुए चकोड़ियाँ खा रहा था। उस आवाज को सुनकर शारदा टीचर ने पढ़ाई रोककर बालू के पास जाकर देखा। वो चकोड़ियाँ खा रहा था। बालू ने चकोड़ियाँ खानी रोक दी और खड़ा हो गया। टीचर, आप ऐसे मत देखिए, मुझे नजर लग जाएगी। पहले से ही मेरा बहुत छोटा सा पेट है। उसकी ये बात सुनकर उसके सहपाठी जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही टीचर ने आंख फाड़कर देखा, सभी चुप हो गए। ये तुम्हारी क्लासरूम है, घर नहीं। इस तरह मशीन की तरह मुंह चलाते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, बोलो। टीचर, आप इतना भी नहीं जानती, मुंह से। वो वहाँ ब्लैक बोर्ड है ना, उस पर लिख कर बताइए, या फिर अपनी छड़ी है उससे डांट कर सिखाइए। इतना भी नहीं पता टीचर को, सब मुझे ही बताना पड़ता है। ऐसा कहकर उसने तुरंत चकोड़ी मुंह में रखी। कक्षा के सारे बच्चे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। इससे आग बबूला हुई टीचर अपने हाथ में रही छड़ी को दिखाते हुए कहती है, एक और बार किसी की हंसी सुनी तो मार पड़ेगी। साइलेंट। पूरी कक्षा साइलेंट हो जाती है, पर बालू के मुंह से चकोड़ी की आवाज आने लगी थी। टीचर की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कहे। क्या हुआ टीचर, ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको भी चकोड़ी चाहिए? जब तक मेरी कक्षा पूरी नहीं होती, तुम बाहर खड़े रहो। जाओ। बालू ने चुपचाप अपना चकोड़ी का डब्बा उठाया और कक्षा के बाहर चले गया। ठीक उसी समय घर से बाहर निकलकर खड़े रमेश के पास उसकी पत्नी चंद्रिका आती है। क्या हुआ जी, आप अभी तक यहीं खड़े हो? जाइए, जाकर स्कूल में बड़े सर से मिल आइए। उनके बुलाने पर भी नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी अपने बच्चे उस स्कूल में अभी तक पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं बड़े सर की वजह से है। और हाँ, जाते जाते उनकी पसंदीदा शहद भी ले जाना। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्यों बुलाया होगा उन्होंने? हाँ, किस लिए बुलाया होगा? लगता है आपके लिए कोई लड़की ढूंढी होगी। जाइए, शादी करके आइए। अच्छा, तो तब तुम कहाँ रहोगी? क्या मतलब है आपका? क्या सच में उस बड़े सर ने आपको शादी के लिए बुलाया है? हाँ, चेहरा देखो अपना। अब तुम कोई कुंवारे रमेश नहीं रहे, दो बच्चों के बाप हो। अपने बच्चों की शरारत की वजह से बुलाया होगा उन्होंने। जाकर उन्हें शहद भी दे आइए, बाकी वो देख लेंगे। चंद्रिका की कही बात मानकर रमेश शहद की बोतल लिए स्कूल चला गया। अपनी अपनी कक्षा के बाहर खड़े होकर कीर्ति और बालू चकोड़ी खाते हुए बात कर रहे थे। तब कीर्ति ने कहा, क्या बात है बालू, चकोड़ी खा रहा था इसलिए टीचर ने बाहर भेजा तुझे? हाँ दीदी, तुम भी तो इसलिए बाहर आई हो ना। इस तरह वे दोनों बात कर रहे थे। दूसरी ओर रमेश ने शहद का डब्बा टेबल पर रखा। हेडमास्टर सुंदर ने टपक से शहद का बोतल नीचे रख लिया। फिर कीर्ति और बालू के चकोड़ी की आवाज करने वाली बात और क्लास में शरारत करने वाली सारी बात बताई। सर, आप उनकी हरकतों को अनदेखा कर दीजिए ना। इस तरह विनती करने पर वो मान गया। सुंदर और रमेश वहाँ से निकलकर क्लास के बाहर खड़े होकर चकोड़ी खा रहे बच्चों के पास आए। रमेश बाहर खड़े बच्चों के साथ जब बात कर रहा था, उसी समय सुंदर भी कक्षा में जाकर टीचर से बात कर रहा था। कुछ समय बाद शारदा टीचर बाहर आई और बालू और कीर्ति को क्लास के अंदर आने के लिए कहा। इस तरह दिन मस्ती में गुजर रहे थे। एक दिन उस गांव में चमन लाल नाम का एक आदमी अपने ही नाम से चमन लाल पानी पूरी का ठेला लगाता है। उसका मुन्ना लाल नाम का एक बेटा था। हर दिन चमन लाल अपने ठेले पर पानी पूरी का चैलेंज लगाता, जिससे वो बहुत पैसे कमाया करता था। जो भी उसके बेटे मुन्ना लाल से पानी पूरी ज्यादा खा पाता, उसे 10,000 का इनाम रखा था उसने। जिन लोगों को पानी पूरी खाने में बहुत रुचि थी, वे सभी आकर उस चैलेंज में हिस्सा लिया करते। कुछ लोग वहाँ पर आए, पर वे सभी मुन्ना लाल से हार गए। उन सारे पैसों को चमन लाल अपने बक्से में जमा किया करता। किसी तरह पानी पूरी चैलेंज के बारे में पता चले कीर्ति और बालू उस ठेले के पास आ जाते हैं। पहले कीर्ति और मुन्ना लाल इस पानी पूरी चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। दोनों ने पानी पूरी खानी शुरू की। एक से बढ़कर एक दोनों पानी पूरी खाने लगे। आखिरकार कीर्ति इस चैलेंज में जीत गई। पैसों के नुकसान होने पर
चमन लाल उदास हुआ, लेकिन फिर से वो अगले चैलेंज के लिए तैयार रहा। इस बार बालू ने हिस्सा लिया। हर कोई बालू के नाम पर ही चैलेंज लगा रहा था। बहुत देर से पानी पूरी के लिए जी ललचाए बालू ने गपागप सारे पानी पूरी खा लिए। इस बार भी मुन्नालाल हार गया। इस हार की वजह से उन्हें अपना ठेला उठाना पड़ा। उन्होंने जीती हुई रकम अपने माता पिता को दी। वे दोनों बहुत खुश हुए। कहीं किसी एक गांव में हेलीकॉप्टर की कंपनी थी। उस कंपनी के एमडी का नाम था राधा गोपाल। वो अपने ऑफिस कैबिन में बैठकर फोन पर बात कर रहा था। बिल्कुल वर्मा जी, वैसे भी हर हीरो हीरोइन का अपना खुद का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए। इससे उनका रुतबा बढ़ता है। हम जैसे लोगों के लिए जीवन आधार बनता है। सैकड़ों कर्मचारियों को इससे काम मिल जाता है। वो इस तरह बात कर रहा था, तभी उसके केबिन में प्रख्यात हीरोइन हिना आ जाती है। वो राधा गोपाल से बात कर अपने लिए खास हेलीकॉप्टर बनवाने का ऑर्डर देती है और वापस कार में लौट जाती है। उस दिन से हीरोइन हिना के लिए एक खास तरह का हेलीकॉप्टर तैयार करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर रामपुर नाम के एक छोटे से गांव के अंतिम छोर पर मिट्टी के छोटे से झोपड़ी में रत्ना और नरेश नाम के दीन पति पत्नी रहा करते थे। जंगल में मिलने वाली सब्जियां और फलों को खाते और उन्हीं को बाजार में बेचकर अपना जीवन चलाया करते थे। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करते थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ से उनका स्कूल बहुत दूर था। दोनों बच्चों को स्कूल तक चलने में बहुत तकलीफ होती थी। वे हमेशा पैरों में दर्द की शिकायत करते थे। एक दिन स्कूल जाते हुए बालू ने कहा, दीदी, मुझे थोड़ी देर उठा लो ना, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। भाई बालू, मेरा भी यही हाल है। मैं तुझे कब से कहना चाहती थी, थोड़ी देर हम दोनों कहीं बैठ जाते हैं। मैं तुमसे छोटा हूँ फिर भी चल रहा हूँ। आप तो बड़ी हो, नहीं चल पाओगी क्या? ऐसा कहेगा इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बस इसीलिए मैं कुछ कहे बिना चल रही हूँ। यूं चलते चलते गांव से लेकर गांव के अंतिम छोर तक चलते रहे। फिर एक पेड़ के नीचे पत्थर पर दोनों बैठ गए। दीदी, तुम मुझसे बड़ी हो ना? तब कीर्ति ने कहा, इसीलिए तो ना तू मुझे दीदी बुलाता है। अब कहना क्या चाहता है, मैं तुझे उठाकर घर तक ले जाऊं? तब बालू ने कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, तुम पापा से पूछ सकती हो ना एक साइकिल दिलाने के लिए। वैसे भी तुम लड़की हो ना, और पापा को लड़कियां बहुत पसंद है। तभी तो वो अपनी मरी हुई माँ को तुम में देखकर बहुत खुश होते रहते हैं। मैंने कई बार पूछा है बालू, लेकिन पापा कह रहे थे कि पैसे नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें माँ की तरह बनना है तो चलना होगा, तभी हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत मजबूत बनेगा। इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। ऐसा कहकर जहाँ वे लोग बैठे थे वहाँ से कीर्ति उठ खड़ी हुई। ये देख बालू बोला, दीदी कुछ और देर बैठ जाते हैं ना? भाई, अंधेरा हो रहा है और हम दोनों अभी तक गांव के अंतिम छोर पर हैं। अभी रास्ते में जंगल भी आएगा, जहाँ पर शेर, लोमड़ी, बाघ जैसे खतरनाक जंगली जानवर को पार करके जाना होगा। ये बात सुनते ही तुरंत बालू उठ खड़ा हुआ और आगे चलने लगा। कीर्ति भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस तरह दोनों भाई बहन अपने घर पहुँचे। बहुत देर से अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रही रत्ना को जैसे ही उसने अपने बच्चों को वापस लौटा देखा, उस समय तक अपने बच्चों के लिए घबराई से बैठी रत्ना के दिल को राहत मिली। वो तुरंत अपने बच्चों को घर के भीतर ले गई। अंधेरा हो जाता है। वे लोग घर से बाहर नहीं जाते, घर में दिए जलाकर बैठ जाते हैं। खटिए पर बैठे अपने बच्चों को रत्ना ने उबले हुए आलू दिए और खाने के लिए कहा। माँ, हर रोज ये उबले हुए आलू खा खा कर ऊब गया हूँ मैं। कभी तो चावल बनाओ ना माँ, चावल और अचार खाकर कितने दिन हो गए। आज एक दिन खा लेना बेटा, कल मैं चावल बनाती हूँ। पापा, मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुम लोग गांव में न रहकर गांव के अंतिम छोर पर क्यों रहते हो। वो पूछ रहे थे कि कहीं तुम लोगों को कोरोना तो नहीं हुआ। चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी सोच ले, हम लोग यहीं रहेंगे इसी मिट्टी के घर में। इस तरह सख्ती से कहने पर उन दोनों का मुंह लटक गया। वो दोनों बिना खाए ही सो गए। ये देखकर उनके माता पिता को बहुत बुरा लगा। तब रत्ना ने कहा, बच्चे जब कुछ पूछते हैं तो विनम्रता से उनसे बिना चिढ़े बात करना चाहिए। अपने हालात बच्चे नहीं जानते।
पर हम तो उनकी मानसिकता को जानते हैं ना। इस तरह उन दोनों ने ये सोचा कि बच्चे सो गए होंगे और गांव से यहाँ आने की वजह, इस तरह रहने की वजह और ऐसे काम करने की वजह के बारे में बात करते हुए बड़े दुखी हो रहे थे। लेकिन जाग रहे उन दोनों ने उनकी सारी बातें सुन ली और आंसू बहाने लगे। उनके जन्म से पहले राजा रानी की जिंदगी जी रहे उनके माता पिता को उनके जन्म के बाद इस तरह गांव छोड़कर ऐसी छोटी झोपड़ी में रहने के लिए आना पड़ा, ये वो दोनों जान चुके थे। उन दोनों ने ठान लिया कि अपने माता पिता के लिए वो अच्छी जिंदगी देंगे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। हीरोइन हीना के लिए बनकर तैयार हुई हेलीकॉप्टर के ट्रायल के लिए राधा गोपाल और पायलट अभिराम उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पायलट ने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया और धीरे से ऊपर उठाया। कैप्टन अभिराम ने हेलीकॉप्टर के दो चार चक्कर लगाए। एमडी राधा गोपाल और कैप्टन अभिराम ने सोचा कि हेलीकॉप्टर सक्सेसफुल और सेफ बना है। वो जैसे ही लैंड करने वाले थे उसमें से काला धुआं निकला और हेलीकॉप्टर ने पलटियां ली और जंगल में गिर गया। नरेश ने उन्हें मौके पर देखा और अपने मिट्टी के घर में उन्हें ले आया। बच्चे हेलीकॉप्टर को अचरज से देख रहे थे। उन दोनों ने तय किया कि उन्हें मिट्टी की हेलीकॉप्टर बनानी चाहिए। उन्होंने खड्डा खोदा और मिट्टी से एक हेलीकॉप्टर तैयार किया। हेलीकॉप्टर ध्वंस हुआ है इस बात की खबर किसी को ना पता चले, खासकर मीडिया वालों को। अगर मीडिया वालों को ये बात पता चली कि हमारी कंपनी में बनी हेलीकॉप्टर फेल हुई है तो वो हजारों सवाल ब्रेकिंग न्यूज की तरह पूछेंगे। ऐसा सोच रहे राधा गोपाल को बच्चों की बनाई हुई मिट्टी की हेलीकॉप्टर दिखाई दी। अपने बच्चों के होशियारी पर रत्ना और नरेश बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। राधा गोपाल ने कुछ रुपए देकर मिट्टी की वो हेलीकॉप्टर उनसे खरीद ली और वहां से चला गया। उन पैसों से नरेश और रत्ना ने अपने कर्ज सारे फेर दिए और गांव में अपना खुद का घर बनाकर बच्चों के साथ खुशी से रहने लगे।